तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं तथा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बहुपद को कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में बेसिक चीज समझेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग बहुपद के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक चर हो तथा उस चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अभी देखिए, परिभाषा से उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अभी जब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक चर होना चाहिए। ठीक है, चर मतलब ए बी सी डी, यानी ए से लगाए जेड तक। ठीक है, कोई भी, चाहे एक हुआ है चाहे एक से अधिक है। ठीक है, लेकिन उस चर की घात जो आएगा ना, एक धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ एक बीजीय व्यंजक लिख रहे हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें देखिए एक चर आया है, वो भी कौन सा आया है, x, केवल x आया है, तथा इस चर की घात देखेंगे एक धनात्मक संख्या है, वो भी पूर्णांक है। धनात्मक संख्या भी होना चाहिए और पूर्णांक। ठीक है, तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, लिख दिया 5x प्लस 2x³ प्लस 6x। इसमें भी देखिए के चर है, केवल एक चर है, कौन सा है उसमें, x। देखिए यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ पर 1 घात। घात देखिए न तो ऋणात्मक है ना ही बटे में, घात न तो ऋणात्मक होना चाहिए ना ही बटे में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब देखिए बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। बहुपद को 2 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, उनकी पदों की संख्या के आधार पे तथा उनके घात के आधार पर। ठीक है, तो बहुपद को बांटने का 2 तरीका होता है। एक क्या लिखेंगे हम लोग, पदों के आधार पर, दूसरा क्या होता है, घातों के आधार पर। ठीक है, तो पदों के आधार पर इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बहुपद में यदि एक पद है तो उसको बोल देंगे एक पदी बहुपद, यदि 2 पद है तो बोल देंगे द्विपदी बहुपद, यदि 3 पद है तो क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद, यदि 3 से अधिक पद है तो उसको बोल देंगे बहुपदी बहुपद। ठीक है, देख लीजिए, ये तो देख लीजिए, यानी इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि कौन सा बहुपद होगा, यानी उसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं। यदि उसमें एक पद है तो एक पदी बहुपद, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। हम कहते हैं एक पदी बहुपद में मान लीजिए लिख दिए 3x, क्या लिख दिए 3x। बताइए केवल एक पद है ना, तो एक पदी बहुपद। उसी तरह लिख दिया कौन चीज, 2x, तब पर भी एक पदी बहुपद। खाली 5 लिख दिए तब पर भी क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। देखिए सब में एक एक पद है, इसलिए एक पदी बहुपद। उसी तरह द्विपदी बहुपद में 2 पद आना चाहिए कम से कम। ठीक है, मैक्सिमम 2 पद आना चाहिए। जैसे लिख दिए 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। अच्छा बताइए, इसमें क्या पद है, 2 पद है, इसलिए द्विपदी बहुपद। और बहुत सारा एग्जाम्पल अपने पास से भी लिख सकते हैं, जैसे 3x प्लस 6, 2x प्लस 5। ठीक है, खाली x वाला नहीं, y वाला भी ला सकते हैं, 2y प्लस 10। ठीक है, 5z प्लस p। ठीक है, तो इस तरह के बहुपद को क्या बोलेंगे हम लोग, द्विपदी बहुपद। ठीक है, देख लो बहुपद मतलब बहुपद जो होता है ना, उस चरों के आधार पर भी बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम कह दिए एक चर वाले बहुपद और 2 चर वाले बहुपद, या 2 से अधिक चर वाले बहुपद भी होते हैं। जैसे हम कह दिए, मान लीजिए आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे एक चर वाले बहुपद, वहाँ सभी बहुपद में केवल एक चर आता था, चाहे x आए, चाहे y आए, चाहे z a b c कुछ भी आए, लेकिन एक ही चर आता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुपद में 2 चर भी आ सकते हैं, 3 चर भी आ सकते हैं, तो उसको बोलेंगे 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में केवल एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे, इसलिए हम एक ही चर लिखेंगे, चाहे x लिखेंगे, चाहे y लिखेंगे, चाहे कोनो भी अक्षर लिखेंगे, कोनो भी एक चर लेंगे, लेकिन एक ही चर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखिए द्विपदी बहुपद में कितना पद होना चाहिए, 2। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिख दिए 2 प्लस 6x। अच्छा बताइए इसमें कितना पद है, 2 पद है, इसलिए कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। उसी तरह देखिए त्रिपदी बहुपद, इसमें मैक्सिमम कितना पद होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिख दिए 4x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है ना, प्लस 6। ये कौन सा बहुपद है, तो ये है त्रिपदी बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए क्या पद है, 3 पद है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। उसी तरह देख लीजिए बहुपदी बहुपद में 3 से अधिक पद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद होगा उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दे 4x³
प्लस 5x² प्लस 10x प्लस 12। अच्छा बताइए इसमें टोटल क्या पद हैं? तो टोटल देखिए 3 से अधिक पद हैं का, और जब 3 से अधिक पद होंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपदी बहुपद। ये तो पदों के आधार पर हम लोग बहुपद को बांट लिए। अब इधर देख लीजिए किसके आधार पर बांटेंगे हम लोग? घातों के आधार पर। घातों के आधार पर पहला क्या होता है? शून्य घात बहुपद। ठीक है, तो शून्य घात बहुपद किसे कहते हैं? यानी इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, अचर बहुपद। चाहे अचर बहुपद बोलिए या फिर शून्य घात बहुपद। ठीक है, जो भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, कोई भी संख्या 5 लिख दीजिए, 10 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, -5 लिख दीजिए, -2 रख लीजिए, ठीक है, इन सब बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य घात बहुपद। अब इसको शून्य घात बहुपद क्यों बोलते हैं? कहीं इसमें देखिए शून्य घात दिखाई दे रहा है। अभी देखिए हम इसको शून्य घात दिखा कर दिखा रहे हैं। इसमें 5 है, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, लेकिन एक जो है ना 5 गुणे यानी 1 को लिख सकते हैं हम लोग x पे घात 0। बताइए हम जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 घात रहता है उसका मान कितना होता है? 1। तो बताइए 1 को लिख दें कितना? x पे घात 0। इसका मतलब देख रहे हैं 5 गुणे x पे 0, इसका मतलब ही कितना होता है? 5 होता है। तो इस पे घात कितना है? 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा ये शून्य बहुपद। या फिर इसी को बोलते हैं कौन सी? सभी अचर संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी? अचर बहुपद। दूसरा देखिए रैखिक बहुपद, इसमें घात कितना होना चाहिए? 1। यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें घात कितना हो? 1 हो, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1 घात होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए लिख दें 3x + 2, तो इसमें घात कितना है? देखिए ऊपर एक छिपा रहता है ना, तो 1 घात है। जब 1 घात रहेगा तो रैखिक बहुपद। फिर देखिए द्विघाती बहुपद, जिसमें अधिकतम 2 घात होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए, ठीक है, इसमें घात कितना होना चाहिए? 2, घात 2 होना चाहिए, द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3x² + 6x + 8। बताइए मैक्सिमम कितना घात है? 2 घात है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। अब देखिए तीसरा वाला कौन सी है? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें घात कितना होना चाहिए? 3। ठीक है, जिसमें घात कितना होना चाहिए? 3। जब घात 3 होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग त्रिघाती बहुपद। ठीक, एग्जाम्पल हो जाएगा x³ + 10x + 8। बताइए अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए इस बहुपद को बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। इसको आगे भी लिख सकते हैं, 4 घात मिल जाएगा तो चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुपद को 2 प्रकार से बांट दिए, एक पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, पदों की संख्या में 1 पद रहेगा तो 1 पदी, 2 ठो रहेगा तो 2 पदी, 3 ठो रहेगा तो त्रिपदी, 4 ठो रहेगा तो मतलब 3 से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपदी बहुपद। घात में 0 घात तो शून्य घात बहुपद बोलेंगे, या फिर अचर बहुपद। 1 घात रहेगा तो रैखिक बहुपद, 2 घात रहेगा तो द्विघाती बहुपद, 3 घात रहेगा तो त्रिघाती बहुपद। ठीक, अब देख लीजिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, शून्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, शून्य का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, पहले शून्य क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ जो भी बहुपद लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारा बहुपद लिखे हुए हैं ना, इधर भी बहुत सारा बहुपद लिखे हुए हैं ना। यदि इस बहुपद का मान हमको 0 बनाना रहे, शून्य बनाना रहे, मान लीजिए इतना बड़ा बहुपद लिखे यहाँ पर, इस बहुपद का मान हमको 0 लाना रहे, ठीक है, इसका सॉल्व करने पर इसको 0 लाना रहे, यहाँ x के स्थान पर कुछ रखना पड़ेगा ना, तो x का वह मान जिसके लिए पूरा बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसी को बोलते हैं बहुपद का शून्य। यानी x के स्थान पे ऐसा कौन सा मान रख दें पूरा 0 हो जाए, तो जो मान रखेंगे वही का हो जाएगा? बहुपद का शून्य हो जाएगा। अब बताइए, अब इसमें हम ऐसा कौन सा मान रखें? अभी पता नहीं कौन सा मान रखें, हम अभी आगे सीखेंगे भी। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा मान, जो मान रखेंगे ना उसी को बोलेंगे बहुपद का शून्य। मान लीजिए इसमें रख दिए -3 रखने, मान लीजिए 0 आ गया, कर देंगे हाँ इसका एक शून्य -3 है। अब कन्फ्यूजन होगा, -3 रखें तब पर भी 0 आएगा, हो सकता आ जाए, -5 रखने पर हो सकता आ जाए, -1 रखने पर हो सकता आ जाए। ठीक है, अब कितना संख्या हम लोग रख सकते हैं, मतलब इसका कितना शून्य हो सकता है। ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए, मतलब पता करने के लिए कि कितना शून्य होगा ना, तो सबसे पहले उस बहुपद की घात देखेंगे। यहाँ पर बहुपद का घात अधिकतम कितना है? 3, इसके मैक्सिमम 3 शून्य हो सकते हैं। अब कितना होंगे आगे पता करेंगे, पता नहीं कितना, मतलब कौन कौन होगा। ठीक है ना, लेकिन अधिकतम क्या ठोरा हो सकते हैं? 3 ठोरा हो सकते हैं, 3 शून्य से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब वो तीनों कौन कौन होंगे नहीं पता, आगे पता कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें देखिए अधिकतम 1 घात है ना, तो इसका क्या शून्य होगा? 1 शून्य, यानी x के स्थान पर ऐसा इकट्ठ मान मिलेगा जिसके लिए 0 होगा, बाकी रखते रह जाइए कभी 0 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 मतलब 1 घात है ना, 1 का शून्य मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 घात है,
तो क्या शून्य मिलेंगे, 2 शून्य मिलेंगे। यहाँ 3 घात है तो 3 शून्य मिलेंगे, ठीक ना। किसी भी संख्या मतलब किसी भी बहुपद का, ठीक ना, शून्य पता करने के लिए हमको उसका घात पता होना चाहिए। मतलब घात पता रहेगा तो हम घात को देख के बता देंगे कि हाँ इसके कितने शून्य होंगे, कितने शून्य नहीं होंगे, ठीक। और शून्य कैसे निकाला जाएगा तभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक ना। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बहुपद की घात बताने के लिए, ठीक है। तो किसी बहुपद का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। हम कह दें इस बहुपद की घात बताइए तो अधिकतम कितना है 3 है, तो बहुपद की घात 3 हो जाएगा। हम कह देंगे इसका घात बताइए, अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा 2। इन 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम ज़्यादा विस्तार से इसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि बहुपद के प्रकार तथा, ठीक है, बहुपद को कितने प्रकार से बांटते हैं, बहुपद के घात क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है, इसको आप लोग समझे होंगे। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का शून्य निकालने का क्या फार्मूला होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि बहुपद का शून्य किसे कहते हैं और बहुपद का शून्य क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्य कहते किसे हैं, ठीक है। अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है, यानी किसी कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में चर का जो भी मान हम लोग रखेंगे, यदि पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग कौन सी बहुपद का शून्य बोलेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हम एक द्विघाती बहुपद लेने जा रहे हैं, ठीक है। कोई पूछेगा कि आपसे कि द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो उसको आप बता दीजिएगा, ठीक है। कोई भी द्विघाती बहुपद रहेगा ना, वो किस रूप में रहेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा, द्विघाती बहुपद, ठीक ना। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c। ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप। जहाँ a b c देखिए यहाँ पर इसमें चर कौन है, खाली x चर है, लेकिन a b c का है, यहाँ लिख लेंगे जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। कौन सी है, वास्तविक संख्याएं हैं, कोई संख्या है, ठीक ना। कौन सा है, ए बी सी, लेकिन हम सामान्य रूप में लिखे हैं, जनरल फार्मूला के रूप में लिखेंगे। द्विघात, ठीक ना, द्विघात बहुपद का हमेशा सामान्य फार्मूला क्या होता है, सामान्य रूप होता है ax² + bx + c। जहाँ a b c क्या होता है, वास्तविक संख्या, मतलब a के स्थान पे कुछ 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ठीक है। b के स्थान पे कुछ, c के स्थान पे कुछ हो सकता है, चर खाली का रहेगा, x रहेगा, ठीक ना। अब इस द्विघाती बहुपद के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। अब इसका शून्य कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ x का ऐसा कौन मान रखे ना, पूरा मान मतलब पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, उसी को तो बोलते हैं बहुपद का शून्य, ठीक ना। चलिए अब बताइए, अब इसमें एक चीज़ हम लोग और पढ़ेंगे कि अब ये जो बहुपद के जो शून्य मिलेंगे ना, कुछ भी शून्य मिलेगा हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है इसके क्या शून्य मिलेंगे, 2 शून्य। क्यों, क्योंकि बहुपद की घात 2 है, तो इसके शून्य भी कितना होंगे, 2। जितना घात होता है उतना शून्य होते हैं। अच्छा हाई देखिए, जो a b c दिखाई दे रहा है, वो कहीं बताइए, कहीं है x² का गुणांक a है, x का गुणांक कितना है, b है अचर पद, इसको क्या बोलते हैं, c को अचर पद बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं तथा उस बहुपद का जो गुणांक रहता है, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, इसमें संबंध क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहले अब इसका शून्य कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करते, शून्य निकालने का बहुत आसान तरीका। अच्छा बताइए, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो आप लोग कक्षा 8 में ठीक ना पढ़े होंगे गुणनखंड करना, ठीक है। कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहता था, उसका गुणनखंड कर देते थे, ठीक है। x का 2 मान निकलता था, तो वही जो x का मान निकलता था उसी को बोलते हैं यहाँ कौन सी, बहुपद का शून्य बोलेंगे, ठीक है। तभी हम लोग बहुपद का शून्य निकालना सीखेंगे, घबराइए मत, ठीक है। बस अभी ये समझ लीजिए बहुपद का शून्य होता क्या है, कुछ नहीं करेंगे, इसी का गुणनखंड करेंगे। अभी तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, कोई भी मतलब क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो उसका गुणनखंड करेंगे ना। अब यहाँ तो a b c वास्तविक संख्या है, अब a का स्थान पर कुछ रखेंगे, b के स्थान पर, c के स्थान पर, तब तो क्वेश्चन बनेगा, तब तो उसका गुणनखंड करेंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ सीख लेंगे, बस अभी घबराइए मत, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ a b c कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। अब यहाँ हम पढ़ने आ रहे हैं a b c, एक चीज़ और है कि इसके गुणांक है, का x² के गुणांक है, x का गुणांक है अचर पद। तो हम लोग पढ़ेंगे इनके गुणांक तथा इनके शून्यक में संबंध। मान लेते हैं अभी कुछ समय के लिए, मान लेते हैं कि इसके शून्यक को कुछ मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। तो हम बताइए इसके शून्यक को मानने जा रहे हैं कौन से, अल्फा तथा बीटा, ठीक है। यहाँ लिखने जा रहे हैं माना, ठीक ना। इसके x² bx + c के शून्य कितना है, अल्फा तथा बीटा। ax² + bx + c के शून्यक कौन सी, शून्य का है, अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा
बीटा है, बीटा है। देखिए ये अल्फा बनाया है, कौन सी है, बीटा। इस शून्य को मूल भी बोलते हैं। किसी की किताब में मूल दिया रहेगा, पहले किताब में मूल देता था, अब शून्य देता है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो मूल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो घबराइएगा मत। अच्छा ध्यान से देखिएगा, हम कह दिए इनके शून्य तथा इनका जो गुणांक है इसमें संबंध क्या होता है उसको देख लीजिए। संबंध यही होता है, इसको हम फार्मूले के रूप में व्यक्त करने जा रहे हैं। फार्मूला ये होता है एक तरह से, ठीक ना। देखिए संबंध यही होता है, जो शून्यकों का योगफल होता है, ठीक ना, कौन चीज, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का कौन चीज, योगफल, या फिर योग लिख दीजिए, योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है, ठीक। देखिए माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, बी है ना, तो उसके साथ माइनस लग जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक ना, एक्स का गुणांक बटे, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखिए फार्मूला बन गया, एक फार्मूला बन गया, ठीक ना। फार्मूला हम लोग को मिल गया कौन चीज, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा शून्यकों का माने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा माने ना शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। फार्मूला बन गया का, ठीक ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, फार्मूला बन गया, ठीक ना। इस फार्मूले का प्रयोग कब करेंगे, जब हमसे कह देगा शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए, उसके लिए फार्मूला फिर से बताने जा रहे हैं, योगफल वाला बता दिए, ठीक ना। चलिए अब बताइए, एक फार्मूला और होता है, ठीक है। अभी तो शून्यकों का योगफल निकालना है, अब कौन सी निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है, जो अचर पद, बताइए इसमें अचर पद कौन सी, 80 है ना, लिखेंगे कौन सी, अचर पद, ठीक ना, बट्टे फिर वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कौन सी गुणांक लिख देंगे, ये क्या हो गया, ठीक ना, ये शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हो गया, ठीक ना। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला ये है। तो शून्यक का गुणनफल, शून्यक को माने क्या है, अल्फा, और गुणनफल मतलब इंटू कौन सी, बीटा, बराबर अचर पद कितना है, द्विघात बहुपद में कितना है, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। तो एक फार्मूला देखिए ये भी बन गया का, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। यानी इस फार्मूले को जैसे याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, या फिर इसे लिखा याद करिए, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर कौन चीज, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। कैसे भी याद करिए, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से आप लोग याद करेंगे, बस याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कभी कभी हमसे कह देता है ना, बताइए कौन चीज, जो बहुपद दिए थे उसका गुणांक है, इधर गुणांक लिखे हैं, इधर कौन सी है, शून्यक लिखे हैं, ठीक है। तो शून्यक और उनके गुणांक में सत्यता की जांच करने के लिए कह देगा, ठीक है। तभी आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बस टेंशन मत लीजिए, बस ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब मान लीजिए अभी तो आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा, कहीं त्रिघाती बहुपद दे देता हूं, उसके लिए भी तो फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं त्रिघाती बहुपद के फार्मूला क्या क्या होगा, ठीक ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं त्रिघाती बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, यानी जिसको हम लोग व्यापक रूप भी बोलते हैं, यानी जनरल रूप भी, जनरल फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कोई भी त्रिघाती बहुपद रहेगा वो किस रूप में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा जो त्रिघाती बहुपद रहेगा, यहाँ लिख देते हैं कौन सी, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक ना। यानी इसके नाम से पता चल रहा है इसमें घात का नाम होना चाहिए 3। तो कोई भी त्रिघाती बहुपद रहता है तो उसका समान रूप ए एक्स क्यू, ठीक ना, यानी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई बहुपद दिखाई देगा आपको जिसमें अधिकतम 3 घात रहेगा तो उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक। तो त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप यही होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। जहाँ ए बी सी डी कौन सी है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे जहाँ ए बी सी डी वास्तविक संख्या है, कौन संख्या है, वास्तविक
संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। ABCD क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक। और जहाँ x का है चर है, उस चर की घात देखिए धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए कौन चाहिए? बहुपद है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब क्या देखा, इस बहुपद के शून्य, इसके कितने शून्य होंगे? 3 शून्य। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात करना है 3। जब अधिकतम घात 3 है तो इसके 3 शून्य होंगे। अब कहेगा इनके शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए पहले इनके शून्य को उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके 3 शून्य होंगे, मान लेंगे, माना इनके शून्य कितना, माना तीनों शून्यों को मान लेते हैं, शून्य कितना मान लेते हैं हम लोग, एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को बीटा, एक को मान लेते हैं गामा, इसको गामा बोलते हैं, गामा है। तीनों शून्य मान लिए, एक अल्फा बीटा गामा। फिर वही यानी इनके शून्य को, इनका गुणांक ABCD, इसमें क्या संबंध होता है? तो पहला फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल। कौन से? शून्यकों का योगफल। 3 शून्य का है ना, इसको लिखेंगे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। देखिए शून्यकों का योगफल फार्मूला होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का योगफल बराबर वही -b/a। कौन सी? -b/a, यानी -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, कैसे भी लिख सकते हैं, तो यानी -b/a पहला फार्मूला हो गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं क्वेश्चन पूछ देगा तो यूज करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब इसमें कभी कभी इसे पूछ देता, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, मतलब 2 शून्य, पहले अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, गुणा करके फिर सबको जोड़ना है, यानी पहले अल्फा बीटा का अलग करेंगे, फिर बीटा गामा का अलग, फिर गामा अल्फा का अलग, गुणनफल करके फिर से योगफल करेगा, इसको पूछेगा, यानी इसको बोलते हैं 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो कर लेते हैं, यानी दूसरा फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी? अल्फा बीटा, देखिए 2 शून्य का गुणनफल कर दिए, प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस गामा अल्फा, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है कौन सी? x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x का गुणांक कितना है? c, x³ का कितना है? a, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कौन सी? c/a। देखिए दूसरा फार्मूला हो गया, कौन सी? दूसरा फार्मूला, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। अब तीसरा फार्मूला हमसे, यानी तीसरा संबंध पूछ देगा, इनका गुणनफल बराबर, यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर कुछ नहीं होता -d/a, माइनस अचर पद, यानी अचर पद कितना है? d है, तो -d/a होता है। -d/a कितना होता है? a होता है। इसको बोलते हैं कौन सी? शून्यकों का गुणनफल। देखिए 3 फार्मूला पता हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है? -d/a, ठीक। अब देखिए कभी कभी इस बहुपद का जो शून्यक होता है ना, इसका ज्यामितीय रूप में कैसे मतलब प्रयोग होता है, यानी जिसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको भी पूछ लेता है, इसको भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद है, ठीक, द्विघातीय बहुपद रहे, रैखिक बहुपद रहे, त्रिघातीय बहुपद रहे, पहले इसको हम द्विघातीय मतलब यानी ग्राफ में हम लोग खींचेंगे, ठीक, निर्धारक ज्यामिति में हम लोग इसको खींचेंगे ग्राफ में ले जाकर के, तो कैसे खिंचाएगा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी, ठीक है, चतुर्थांश बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इस चतुर्थांश में देख लीजिए, यदि हमको रैखिक बहुपद खींचना रहेगा, जिसका घात 1 रहेगा ना, वो हमेशा एकदम सीधी रेखा मिलेगा, इस तरह से, यानी इस तरह से लाइन मिलेगा, कहीं पर भी इधर मिलेगा एकदम सीधी रेखा में रैखिक बहुपद। लेकिन द्विघातीय बहुपद जब खींचेंगे ना, तो रेखा नहीं मिलेगा, सीधा रेखा नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ इस तरह से ऐसे मिलेगा, ऐसे भी मिल सकता है, या फिर ऊपर से भी नीचे से आ सकता है, यानी परवलय इसको बोलते हैं, परवलयाकार, ठीक ना। ये जो आकृति बन रहा है ना, वो ए के मान पे डिपेंड करता है, द्विघाती बहुपद में जो ए रहता है ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बस इतना समझिए, इस तरह से यू की तरह कोई मतलब फिगर बन रहा है, चित्र बन रहा है, रेखा खींचा रहा है, तो उसको बोलेंगे, यानी 21 बहुपद द्वारा खींचा गया होगा द्विघात वाले से, सीधा खींचा गया होगा तो 3 घात मतलब 1 घात वाले से, यानी रैखिक बहुपद से सीधी रेखा मिलता है, ऐसे यू की तरह मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कौन सी? द्विघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद कैसे मिलता है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से मिलता है। चलिए इसको मिटा करके से बता देते हैं। त्रिघाती बहुपद रहेगा ना, वो कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कोनो, ठीक है, देख लीजिए रेखा मिलेगा, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद का खींचा हुआ। कौन सा बहुपद का? त्रिघाती बहुपद का, ठीक है। कभी कभी हमसे देखिए ऐसे ग्राफ खींच करके पूछ देगा, इसके शून्य कितने हैं,
ठीक है, चलिए पता कर लेते हैं। अब देखिए शून्यक किसे कहते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, हम कर रहे हैं x अक्ष है ना, कोई भी जो रेखा रहेगा x अक्ष को जे बेर काटेगा उतने शून्यक होगा। एक बेर काटा एक शून्यक, जैसे कह दिए इस तरह से रेखा खींचे, 2 बार काटा ना तो 2 शून्यक, द्विघात वाला बहुपद होगा ये। ठीक है, हम कह दिए ऐसे सीधा आया, x अक्ष को कई बार काटा, एक बार तो त्रिघाती बहुपद, सॉरी एक बार काटा तो रैखिक बहुपद। ठीक है, मान लिया इस तरह से ऐसे देखिए कई बार काटा, 1 2 3 बार काटा, मतलब ये कौन बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद। यानी x अक्ष को जितनी बार काटेगा कोई भी रेखा, ठीक ना, उतना ज़्यादा उसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो x अक्ष को हम लोग देखेंगे कई बार काट रहा कोई भी बहुपद तो उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये बेसिक चीज़ें आप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग इसके तुरंत बाद ही, ठीक है, इसको मिटा करके हम लोग प्रश्नावली, ठीक 2.1 के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक 2.1 में बहुत कम क्वेश्चन है, इसे ग्राफ आप देख करके बताना कितने शून्यक है कितने शून्यक नहीं, इसलिए इसको लगा लेते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आप प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए टोटल 6 क्वेश्चन दिया, 6 का ग्राफ बना करके दे दिया, हमको कह दिया है कि इसके शून्यक को बताइए, कि ग्राफ को देख करके हमको बताना कि इसमें कितने शून्यक है कितने शून्यक नहीं है। ठीक है, इस बहुपद के कितने शून्यक है। ठीक है, पहला ग्राफ यहाँ देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम शून्यक निकालने के लिए बताए हैं कि कोई भी रेखा, ठीक है, x अक्ष को जे बेर काटेगी उतना शून्यक होंगे। ठीक है, अच्छा बताइए इसमें हाई x अक्ष है हाई y अक्ष है, कहीं x अक्ष को एक बेर काट रही है ये रेखा नहीं, जब एक बेर नहीं काट रही इसीलिए इसके शून्यक कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसमें इसके कोई भी शून्यक नहीं है, ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 0। ठीक है, देखिए दूसरा वाला है, हाई x अक्ष को कई बार काटा, एक बेर काटा तो एक शून्यक हो गया। हाई देखिए 1 2 3 बेर काटा तो 3 शून्यक हो गया, इसमें कुछ है नहीं, बस यही देख के बताना। हाई देखिए 2 बेर काटा तो क्या शून्यक होगा, 2 शून्यक हो गए। हाई देखिए 1 2 3 4 बार काटा, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए इसमें सबको कंफ्यूजन होगा कि इसमें क्या शून्यक होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हाई एक बेर काटा, फिर देखिए ऐसे एक बार काट के फिर वापस चला गया, ऐसे नहीं कि एक बार काट के नीचे आया फिर नीचे से ऊपर काटने गया, नहीं, ऐसे काटता तो 2 बेर हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसे देखिए एक बार काटा फिर यहाँ से एक बार काट के फिर वापस चला गया, फिर आया एक बार काट के फिर वापस चला गया। इसका मतलब ये बार काटा, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ 2 बार नहीं गिनेंगे, एक बार काटा है। ठीक है ना, ऐसे 2 बार तब गिनते जब इसको काट के नीचे तक आता है फिर ऊपर जाता तब कहते हैं हाँ 2 बार काटा है। यहाँ नहीं, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, एक बार, यहाँ टोटल कई बार काटा, 3 बार, इसलिए कितने शून्यक, 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, बस इसी को लिखना है। चलिए लिख ही देते हैं। इसमें शून्यक कितना हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या बराबर कितना, 0। ठीक है, इसमें क्या शून्यक, एक शून्यक। ठीक है, इसमें शून्यक के ठोरा हो जाएंगे, चलिए यही लिख लेते हैं, शून्यक बराबर कितना, 1, हमें 1 2 3, इसमें कितने शून्यक, 3 शून्यक। ठीक है, शून्यक बराबर कितना हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमें देखिए 1 2 बार काटा है ना, इसमें कितने शून्यक, 2 हो जाएंगे, शून्यक बराबर कितना, 2 हो जाएंगे। हमें देखिए 1 2 3 4 बार काटा, तो इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे, शून्यक बराबर 4 हो जाएंगे। हमें 1 2 3 बार काटा, तो इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे, 3। ठीक, शून्य के बराबर 3 हो गए। बस इसमें कुछ था नहीं, देखिए क्वेश्चन बताने लायक नहीं था लेकिन फिर भी बता दिए, यानी ग्राफ को देख करके हमको बताना है कि कितने शून्यक हैं कितने नहीं, तो देखिए बता दिए। यानी कोई भी ग्राफ रहे कहीं पर भी कैसे भी दे दे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ई अक्ष को के बेर काट रहा है, जे बेर काटेगा उतना शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया।